ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरान यूनिवर्सिटी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस वेबिनार में। और और ये है नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं और उनका क्या काम हो रहा है। पर हम उसके साथ साथ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इस वेबिनार का एजेंडा है। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मैं हूँ कौन और मैं कौन होता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करने वाला। और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसकी क्या हिस्ट्री है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे इवॉल्व हुई है। उसके बाद हम देखेंगे वर्चुअल मशीन्स के बारे में, हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स कैसे काम करती हैं। ये इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअल मशीन्स, ये जो हैं ये पुराने दौर की चीजें। तो हम मैं बस इनको आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा कि ये चीजें कैसे काम करती थी पहले, अभी भी करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एडवांस टेक्नोलॉजीज पे आएंगे, हम कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम डोकर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डोकर ने क्या एवोल्यूशन की है क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसके बाद हम अपने थोड़े हाथ गंदे करेंगे, हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, डोकराइज करेंगे नोड जेएस की एप्लीकेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर के बारे में इनका मुकाबला देखेंगे कि कौन बेस्ट है और क्या हम प्रीफर करनी चाहिए, क्या हमें यूज करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है। लोग बहुत कहते हैं कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन बहुत इवॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी, तो ये क्या चीज है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिकर्नल्स क्या होते हैं, क्यों वर्चुअल मशीन्स बनी, क्यों डॉकर कंटेनर्स बने और क्यों यूनिकर्नल्स बने। उसके बाद हम यूनिकर्नल को फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। यूनिकर्नल बहुत नई टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स और यूनिकर्नल में सर क्या फर्क है। जी। सर कुछ लोगों को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? जी। आपको भी आ मुझे रही तो है? क्लियर आ नहीं, मुझे तो क्लियर आ रहा है अभी। गाइस क्लियर है आपको? चैट में हाँ। काइंडली बता दें। क्लियर है। अच्छा सर कंटिन्यू करें। अच्छा, कंटिन्यू करो। ठीक है, तो जी जी बिल्कुल। ये एजेंडा है और हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी। सबसे पहले, हाँ, जो आपको जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने आपको ये सॉफ्टवेयर भेजे होंगे, जैसे नोड जेएस, डोकर और केमू। ये आपके पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए इस वेबिनार को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आप मुझे फॉलो कर सकें। तो आई होप आपने ये इंस्टॉल कर लिए होंगे। उसके अब सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। सो हाय, आई एम विवेक आनंद शर्मा। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट बाइकिया। मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ मेंटोर विदाउट बॉर्डर्स का। मैं पार्ट टाइम ओपन सोर्सर हूँ। मैं गिटअप पे काम करता हूँ पार्ट टाइम में, फ्री टाइम में। और उसके अलावा मैं कंट्रीब्यूटर हूँ फेडोरा प्रोजेक्ट का। और उसके अलावा मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, टेक्निकल राइटिंग में ब्लॉग्स लिखता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूटर राइटर हूँ बी यूर सेल्फ का। और उसके अलावा मुझे वॉलेंटियर वर्क करना बहुत पसंद है, तो मैं फ्री टाइम में जब भी मुझे कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने होते हैं, तो कराची की कम्युनिटी है डेवन कोड, तो मैं उनके साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता हूँ। उसके अलावा मैंने फ्री कोड कैंप में कंट्रीब्यूट किया है गिटअप के थ्रू, और नोड जेएस फाउंडेशन जो कोर नोड जेएस के कोड हैं उन्होंने मैंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अगर आप चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करना, राब्ता करना, तो मैं इन इन प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, आप कहीं भी राब्ता कर सकते हो। मैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताता हूँ। बाकी तो ये तो सिंपल प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। उसके अलावा मैं हैकर रैंक पे भी कोडिंग प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे मेरा मेरा जो दूसरा नाम है, स्टेज नेम, जिसको मैं स्टेज नेम कहता हूँ, वो है स्लिम कोडर। तो हम देखते हैं कि स्लिम कोडर कैसे शुरू हुआ। स्लिम कोडर का नाम ऐसे शुरू हुआ कि मैं इमिनेम का बहुत बड़ा फैन हूँ। इमिनेम रैप आर्टिस्ट है, हिप हॉप आर्टिस्ट है। तो मैं इमिनेम के गाने सुन रहा था, तो मुझे पता चला कि इमिनेम अपनी तीन तीन पर्सनैलिटीज लेके चलता है। जैसे एक इमिनेम खुद, और कभी वो मार्शल बन जाता है, कभी वो स्लिम शेडी बन जाता है। तो वो अपने म्यूजिक में तीन पर्सनैलिटीज लेके चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी एक और पर्सनैलिटी बना लेता हूँ, स्लिम कोडर। तो ये ऐसे शुरू हुआ। और अगर आप स्लिम कोडर को फॉलो करना चाहते हैं, तो स्लिम कोडर को आप गिटहब पे, यूट्यूब पे, स्टेक ओवरफ्लो पे, मीडियम पे और dev.to प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। सरमद, आपको आ रही है? हेलो। जी जी मुझे क्लियर आ रही है। पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। खैर,
तो अगर आप स्लिम कोडर को फॉलो करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गिटहब, यूट्यूब में मुझे वीडियोस वगैरह अपलोड करना पसंद है यूट्यूबिंग पे, और मैं स्टेक ओवरफ्लो पे भी हूँ, मेरी कुछ 400 रेपुटेशंस हैं। उसके अलावा मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ मीडियम पे और dev.to पे। तो अगर आप स्लिम कोडर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं या आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, खैर हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। हमेशा मैं जब भी अपना सेशन देता हूं तो मैं हमेशा हिस्ट्री को साथ लेके चलता हूं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कंपलसरी है। किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री को समझना लाजमी है। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम देखेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसे इवॉल्व किया। खैर, तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें जो भी हमारी कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं वो हम बाहर किसी को दे देते हैं। जैसे AWS, अमेजोन वेब सर्विस को हमने कह दिया कि भाई हम, हमारा बैकएंड है, हमारी सर्विस है, हम वो आपको दे रहे हैं, आप उसे संभालें। ये हमारे सर का दर्द नहीं है, अब ये आपके सर का दर्द है। अब आप इसको देखें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। हम जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, ये सारा वो जो इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं वो सारी दे रही होती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले क्या होता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते थे, हम खुद डेटा सेंटर्स खड़े करते थे। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक के अपने डेटा सेंटर्स हैं। अब फेसबुक इवॉल्व हो रहा है तो उनका जो डेटा सेंटर है वो बहुत बड़ा है। मतलब एक ऐसा समझे कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जितना उनका एक डेटा सेंटर है, इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट जितना। तो ऐसे जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको चलाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज आना, AWS की या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की या हीरोकू जैसे ही छोटे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की नॉलेज होना लाजमी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है। वन बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट firm can avoid the upfront cost and complexity of owning and maintaining their own IT infrastructure। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें आईटी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं वो मैनेज करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता है, तो वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है ऑन प्रेमिसेस का मॉडल। ऑन प्रेमिसेस ये होता है, मतलब ये ऑन प्रेमिसेस ये होता है कि आप खुद सारी चीजें मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आप खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, आप खुद अपनी एप्लीकेशन को उठा के सर्वर रख रहे हो अपने घर पे, आपने बना दिया, एक लैपटॉप रख लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक लैपटॉप रख लिया, उसमें विंडो कर ली, विंडो सर्वर की, और आपने अपना सर्वर नोड जेएस का उसमें रख दिया। लोग आ रहे हैं उस पर हिट कर रहे हैं, ये हो गया ऑन प्रेमिसेस। पर क्या होगा कि आपका लैपटॉप भी पूरा दिन चलना चाहिए, लोग आए उस पर हिट करें, तो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा खुद से, जो कि बहुत सर का दर्द बन जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करें, आप हमें हमें अपने कोड वगैरह दे दें, हमें अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे दें, और ओएस आप बता दें, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन कौन सी यूज करनी है, बाकी हम चीजें वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हीरो को AWS की बहुत बहुत अच्छी सर्विस है, आप ट्राई कीजिएगा, इलास्टिक बीन स्टाक। तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही खड़ा करती है, सिर्फ आपको वहां पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ती है और उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बताना पड़ता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर आते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ने और भी काम आसान कर दिया। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ने कहा कि आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन दें, आप एप्लीकेशन दें और बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। जो भी हमें रन टाइम मैनेज करना होगा या जो भी हमें वर्चुअलाइजेशन लगानी होगी तो वो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। और देखें, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हीरोकू हो गया। ठीक है, हीरोकू में क्या होता है कि जब भी आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, आपको वर्चुअलाइजेशन की फिक्र नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रखनी है वहां पे और वो चल जाएगी। तो ये और है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बाहर से आ रही होंगी, और सिर्फ आप क्या करेंगे, आप उसको यूज करेंगे। जैसे सेल्स फोर्स हो गया, सेल्स फोर्स को लोग यूज करते हैं, उसमें डेटा ऐड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डेटाबेस, उनको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। उनको इवन उनको सिर्फ एप्लीकेशन मिल जाएगी और वो उसे यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरे लोग मैनेज कर रहे होंगे। तो ये हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल, जो किसी मतलब पुराने मॉडल जो हो गए। ये हम पुराने मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ये हम हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। ऑन प्रेमिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो
क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वैसे तो बहुत हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हो गया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विसेज, हिरोकू, डिजिटल ओशन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। में आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपको फ्री में अपना काम करवाना है, तो एक सबसे अच्छी सर्विस है, आप हीरोकू यूज करें, फ्री है। हीरोकू फ्री है, आप हीरोकू यूज करें। हीरोकू जो है हमारी इस कैटेगरी में आती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आती है, हाँ, और वो सारा काम खुद ही कर रही होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन रखनी है। तो ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है, आप ट्राई कर सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा आप हीरो को जरूर ट्राई करें, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है। खैर, क्लाउड कंप्यूटिंग अब उसकी एवोल्यूशन हो चुकी है और चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एवोल्यूशन हुई है वो है फंक्शन एज अ सर्विस से। खैर, फंक्शन एज अ सर्विस ऐसा समझिए अभी भी पुरानी हो गई है। ये एवोल्यूशन में मैंने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे इसलिए, पर फंक्शन एज अ सर्विस भी पुरानी हो गई है। ठीक है, तो फंक्शन एज अ सर्विस में क्या होता है कि हम अपने फंक्शंस बना देते हैं, और उनको जैसे जैसे प्री क्लाउड ऑन प्रेमिसेस में हमने फंक्शन यूज कर लिया, हमने कहा कि भाई आप ये फंक्शन उठा लो, और उनको हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं ऑन प्रेमिसेस में। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में भी वही फंक्शन हम खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम क्या करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन अपने फंक्शन मैनेज कर रहे होते हैं, और बाकी सर्विसेज की प्लेटफॉर्म मैनेज कर रही होती है उसे, अदर्स बाकी उसे बाकी लोग मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर आ गया फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस भी इसको एवेल्यूशन में लेके आ सकते हैं। तो इसमें फंक्शन एज अ सर्विस में ये होगा, आप अपना फंक्शन क्लाउड पे रखेंगे, आप हिट करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो अदर्स मैनेज करेंगे। आप सिर्फ अपने नोड जेएस का या अपने जावा का जिसका भी फंक्शन होगा, आप सिर्फ उसे अप करेंगे और उसे हिट करेंगे एपीआई के थ्रू, वो आपको रेस्पॉन्स लेके आ जाएगा। खैर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एवोल्यूशन में आ सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की एवोल्यूशन में जो चीज आई है वो है कंटेनर एज अ सर्विस, जिसे हम मेनली देखेंगे। ठीक है, तो कंटेनर एज अ सर्विस क्या है? कंटेनर एज अ सर्विस है कि हम बिल्ड करें, हम शिप करें और हम उसे डायरेक्ट रन करें। ठीक है, कंटेनर क्या होता है कि कंटेनर के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, पर कंटेनर एज अ सर्विस में हम कंटेनर को उठाएंगे, वो ऊपर वहां पे बिल्ड होगा, वो शिप होगा, उसी जैसे डॉकर हब में शिप होगा, और फिर हम उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग का। अगर आप और जानना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं और कुछ मेरे पास आर्टिकल्स हैं, आप उन्हें जरूर रीड कीजिएगा। ये हिस्ट्री थी जस्ट जो मैंने कवर की, जो कि लाजमी थी कवर करना। खैर, क्लाउड कंप्यूटिंग पहले जब यूज होती थी तो वर्चुअल मशीन्स यूज होती थी। ठीक है, तो अभी हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल मशीन्स क्या है। वर्चुअल मशीन, आई होप आप सबने कभी ना कभी वर्चुअल मशीन पे काम किया होगा। आपने VMware VM बॉक्स पे काम किया होगा, जो वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर हैं जिन्हों में आपने दूसरी विंडोज चलाई होगी, या काली लिनक्स चलाई होगी, या लिनक्स चलाई होगी, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए होंगे, तो वो है वर्चुअल मशीन। चलें जी, देखते हैं क्या क्या काम करती है वर्चुअल मशीन। अ वर्चुअल मशीन नोन एज अ गेस्ट इज क्रिएटेड विद इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कॉल्ड अ होस्ट। वर्चुअल मशीन को हम कहते हैं होस्ट, जो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, virtual machines are software computer that provide the same functionality as physical computer। जैसे मेरे पास लैपटॉप है अभी, उसमें मैंने विंडोज की हुई है, तो वर्चुअल मशीन क्या करती है? वर्चुअल मशीन वही काम एक मतलब मेरे ही कंप्यूटर पे करके देती है, पर वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अलग होस्ट होता है, और सेम फिजिकल कंप्यूटर की तरह ही काम परफॉर्म करती है वर्चुअल मशीन। इन अदर वर्ड, वर्चुअल मशीन बिहेव्स एज अ सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम। जब आप बॉक्स से वर्चुअल मशीन चलाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार वर्चुअल मशीन तो एक अलग से ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, और वो ही काम कर रही है जो मैं विंडोज में करता हूँ। तो वर्चुअल मशीन का ये फायदा हुआ कि हम अपने जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको काम करना है लिनक्स, आपको काम करना है काली लिनक्स पे, तो आप क्या करोगे? आप वर्चुअल मशीन खड़ी कर दोगे काली लिनक्स की। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि आप विंडोज पे भी काली लिनक्स चला सकते हो। तो इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, और ये वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कि ये काम करती हैं। पर क्या वर्चुअल मशीन्स की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, वर्चुअल मशीन्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क हमें करना होता था जो कि रिस्की होता था, तो हम वर्चुअल मशीन्स रखते थे। जैसे आपको
लिनक्स लिनक्स में कोई काम करना है, काली लिनक्स में आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये विंडोज में पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं आपको हैकर बनना है, तो ये रिस्की काम है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक पहले टेस्ट करने के लिए, चीजें टेस्ट करने के लिए आप एक वर्चुअल मशीन बनाओगे, जो कि वीएम बॉक्स हो गए या वर्चुअल बॉक्स हो गए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू। फिर आप उनमें अपनी वर्चुअलाइजेशन काली लिनक्स की मशीन ऐड करोगे, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये एक अलग ही इन्वायरमेंट मिल जाएगा आपको, जिसमें आप काली लिनक्स का काम परफॉर्म कर सकते हो विंडोज में रह के। काली लिनक्स रिस्की टास्क है, वो आप विंडोज में रह के भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई वर्चुअल मशीन। द सॉफ्टवेयर इनसाइड वर्चुअल मशीन कैन नॉट टेम्पर विद द होस्ट कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन्स में हो गए, वो हमारे जो कि मेन जो विंडोज हो गई, वे मेन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उस पर अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स वर्चुअल मशीन के ये हैं कि वर्चुअल मशीन हमारा जो है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इस देता है इस हिसाब से, क्योंकि हमें हमें कोई भी ऑपरेशन, अपना काम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करना है, ठीक है। रिड्यूसिंग ओवरहेड, वर्चुअल मशीन हमारी ओवरहेड रिड्यूस कर देता है। हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम चला सकते हैं क्लाउड पे विदाउट एनी नीड। सेंट्रलाइजेशन, हमारा जो फोकस होता है, हम, हाँ, वो सेंट्रल हो जाता है उस चीज को लेके। हाँ, स्केलेबिलिटी, हम वर्चुअल मशीन्स को स्केल कर सकते हैं कि वर्चुअल मशीन्स हमारी, हम उसको ज्यादा वर्चुअलाइजेशन दे दें, ज्यादा बड़ा कर दें, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी, हम वर्चुअल मशीन्स में डिजास्टर रिकवरी भी कर सकते हैं, जैसे हम विंडोज में करते हैं। विंडोज में आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम वो रिकवरी पॉइंट बनाते हैं, फिर वो रिकवर हो जाता है, पुरानी विंडोज लेके आ जाता है। तो वर्चुअल मशीन्स का ये फायदे हैं। और वर्चुअल मशीन्स को आप ऐसा समझें कि आपका लैपटॉप है जिसपे आप मशीन चला रहे हो, और यही आप क्लाउड पे लेके जाओगे तो वो वर्चुअल मशीन चल जाएगी। क्लाउड पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वर्चुअल मशीन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। तो ये केमू की मशीन है। केमू मैंने सॉफ्टवेयर आपको दिया था कि इंस्टॉल करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि केमू पे क्या है। ये केमू सॉफ्टवेयर है वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, जैसे वर्चुअल बॉक्स होते हैं या डिफरेंट बॉक्स होते हैं। ये वर्चुअल मशीन सिंपल वर्चुअल मशीन है, जो कि सिर्फ आपको हेलो कर रही है, ठीक है। ये बहुत सिंपल मशीन है, ये मैंने खुद बनाई है। तो वर्चुअल मशीन पुराने कॉन्सेप्ट हो गए। तो अभी हम देखते हैं और आगे आगे क्या चीजें हैं। वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर क्या है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। हम आगे चल के हम प्रैक्टिकल भी करेंगे चीजों के। वर्चुअल मशीन थ्योरेटिकल है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा डॉकर पे और यूनिकर्नल पे। तो वर्चुअल मशीन में सबसे पहले हार्डवेयर लेयर होती है, जैसे सीपीयू हो गए, रैम, जो हमारी हार्डवेयर लेयर जो हमारी, ठीक है। और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं अभी विंडोज यूज कर रहा हूँ, विंडोज हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके होस्ट एप्लीकेशन, उसके होस्ट के उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो गए। हमारे हर विंडोज में हाइपरवाइजर की नाम की चीज होती है, जो कि वर्चुअलाइजेशन करने के लिए मदद करती है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, जैसे केमू हो गया या वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स हो गया, तो वो तभी चलेगा जब आपके पास हाइपरवाइजर ऑन होगा, और वो बायोस से ऑन करना पड़ता है। किसी किसी के पास ऑन होता है तो पता नहीं चलता, पर ये ऑन करना पड़ता है बायोस से। जैसे मैंने नया लैपटॉप लिया था, मेरे पास हाइपरवाइजर ऑन नहीं था, तो मेरे पास वर्चुअल मशीन नहीं काम कर रही थी, तो मैंने बायोस से ऑन किया था। तो हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर क्या है, देखते हैं। हाइपरवाइजर मदद करता है वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। ये हाइपरवाइजर ही वो चीज है जो कि हमारी, हाँ, क्लाउड में या हमारे पास, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में मदद करती है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। इसीलिए पॉसिबल हुआ कि हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। खैर, ये वर्चुअल मशीन्स के सॉफ्टवेयर हैं। वर्चुअल मशीन वैसे क्लाउड पे भी ऐसे ही वर्क करती है, जैसे आप यहाँ पे काली लिनक्स चला रहे हो या डिफरेंट चीजें चला रहे हो, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन्स के सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको यूज करें, आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाएं। जैसे आप काली लिनक्स की ऐड कर सकते हैं इनों में, या आप लिनक्स की ऐड कर सकते हैं, आप लिनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं इनों में। तो ऐसे ही क्लाउड पे काम करती हैं ये, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है क्लाउड पे भी बेसिकली। तो ये हो गई पुरानी बातें, वर्चुअल मशीन्स की बहुत पुरानी बातें हो गई। अभी जो चीजें इवॉल्व हुई हैं वो हुआ है कंटेनर्स के थ्रू इवॉल्व, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या है? कंटेनर इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन अप्रोच टू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। जैसे हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं, वैसे ही कंटेनर्स हैं, जो कि
जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में मदद करते हैं। कंटेनर्स को यूज करने के थ्रू अब यूजर क्या कर सकते हैं, यूजर अपनी डिपेंडेंसीज और रिसोर्सेज जैसे उनको आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको कहता हूं मेरे पास नोड जेएस की एप्लीकेशन है, चलाओ इसको। आप क्या करोगे, आप नोड जेएस डाउनलोड करोगे, नोड जेएस को इंस्टॉल करोगे और उसे चलाओगे। ये बैड प्रैक्टिस है। डॉकर कंटेनर, ये कंटेनर क्या कहते हैं, कंटेनर ये कहते हैं कि आप उसे इंस्टॉल नहीं करो, आप उसे कंटेनर में चलाओ, कंटेनर खुद ही काम कर देगा। तो कंटेनर इसलिए यूज होता है। कंटेनर के थ्रू जो भी कोड बंडल हुआ होता है, वो उसकी सारी डिपेंडेंसीज कंटेनर में बंडल होके आ जाती हैं। जब भी जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप नोड जेएस का कंटेनर चलाएं, ठीक है, तो नोड जेएस का कंटेनर चलाने के लिए वो जो डिपेंडेंसीज हैं वो खुद ही कंटेनर खुद ही उठा के उन्हें लेके आ जाएगा। कंटेनर मतलब एक रनिंग प्रोसेस है जो कि वो चीज चलाएगा। और वो हम देखते हैं आगे, हम चल के देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये कैसे काम करता है। कंटेनर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कि वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और एनवायरमेंटल कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। तो कंटेनर कैसे डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अब देखें। कंटेनर जब जब मैं शुरू शुरू में काम करता था तो मैं कंटेनर पे नहीं करता था, और मेरे सीनियर जो थे वो करते थे नोड जेएस के दूसरे वर्जन पे काम, मैं दूसरे वर्जन पे काम करता था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे वो वाला भी नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता था जो उन्होंने किया है। दो नोड जेएस के वर्जन हो गए, जो कि हेडेक हो जाता था मैनेज करना। तो इसीलिए हम आ गए कंटेनर पे। और अब वो क्या करते हैं, वो अलग काम कर रहे होते हैं, मैं अलग काम कर रहा होता हूँ, पर मैं जब उनका कोड ले रहा होता हूँ तो सेम फंक्शनलिटी आ रही होती है चीजों की। तो कंटेनराइजेशन क्या होती है, देखें, जब हम कंटेनर को यूज करते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, कंटेनर बना के हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, उसे हम कंटेनराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कंटेनराइजेशन कहते हैं, ठीक है। कंटेनराइजेशन क्यों पॉपुलर है, वैसे वैसे कंटेनराइजेशन का क्या एडवांटेजेस हैं कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि कंटेनराइजेशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और कंटेनराइजेशन लाइट वेट है। कंटेनराइजेशन वर्चुअल मशीन्स की तरह हेवी नहीं है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या है ऐसा कंटेनर में कि वो इतने लाइट वेट है। कंटेनर पोर्टेबल है। जैसे मैं आपको जावा की एप्लीकेशन दे दूं और मैं कहूं कि इसको आप अपने पास चलाओ, आप क्या करोगे, अगर वो जावा की एप्लीकेशन में कंटेनर यूज किया हुआ होगा तो उसे जावा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कंटेनर चलाएगा और वो एप्लीकेशन उसके पास अप हो जाएगी। कंटेनर लूसली कपल्ड है। कंटेनर जो होते हैं इतना आइसोलेटेड होते हैं, मतलब कंटेनर खुद ही बंद होते हैं एक दूसरे के अंदर, कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, उसको बात कराने के भी तरीके होते हैं, और वो लूसली कपल्ड होते हैं। तो इसीलिए ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक चीज होती है, उनमें कंटेनर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कंटेनर को स्केल करना आसान होता है, कंटेनर को स्केल करना सबसे आसान है। कंटेनर आप उठाएंगे, आप उसको जितना बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं, ये हम देखेंगे। और कंटेनर सिक्योर होते हैं। कंटेनर इतने सिक्योर होते हैं कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, उनको बात कराने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। कंटेनर फॉर एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी, कंटेनर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंटेनर एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी करता है। तो ये एक मीम मीम आपको दिख रही होगी, बट इट वर्क्स ऑन माय मशीन। तो मैं आपको एक सीन बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था। हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरान यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार विवेक, आपका प्रोजेक्ट मुझे क्लोन लेना है। तो वो मैं ले रहा हूँ क्लोन, और मैं चलाऊंगा अपने पास। मैंने कहा आप ले लो। तो उन्होंने क्लोन लिया, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं चला। मैंने क्लोन लिया, मेरे पास वो प्रोजेक्ट चल रहा था। तो क्या फर्क हुआ कि उसका एनवायरनमेंट चेंज था, चीजें चेंज थी, क्या पता उसने नोड जेएस का दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ हो, तो इसीलिए उसके पास नहीं चला, पर वही चीज मेरे पास चली। तो आप समझ रहे, कंटेनर ने एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी को बढ़ाया। मतलब क्या किया कंटेनर ने, कि अगर मैं वो ही प्रोजेक्ट उसको कंटेनराइज करके देता तो वो डॉकर इंस्टॉल करता, या ऐसी कोई टूल इंस्टॉल करता, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करता, कि वो कंटेनराइजेशन फिर वो वहां पे रन हो जाती। तो कंटेनर्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी को रखते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। डॉकर कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स हमने देखे कि कंटेनर्स कैसे काम करते हैं। अब हम आते हैं डॉकर कंटेनर्स पे, कि डॉकर कंटेनर्स क्या है। कंटेनराइजेशन हमने देखी, हमने कंटेनर्स देखे कि कंटेनर्स क्या है और कैसे इवॉल्व हुए। डॉकर कंटेनर क्या है, ठीक है। तो
पहले हम ये देखते हैं कि हम डॉकर कंटेनर के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। डॉकर कंटेनर ऐसा क्या है? मैं आपको सही बताऊं, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, डॉकर कंटेनर हर जगह पे यूज होते हैं। डॉकर कंटेनर 90% प्रोजेक्ट, जितने मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया उनमें मैंने डॉकर कंटेनर्स देखे हैं। क्यों? क्योंकि डॉकर कंटेनर का फायदा ये हो जाता है कि हमें कोई भी चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कंटेनर खुद ही इंस्टॉल करके देता है चीजें। ठीक है, तो डॉकर, डॉकर एवरीवेयर, डॉकर हर जगह पे यूज होती है। और इवन मैं तो इतना एडिक्टेड हूँ डॉकर का, इतना एडिक्ट हो चुका हूँ कि मैं जहाँ पे देखता हूँ डॉकर नहीं यूज हुई होती, मैं उस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। तो इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी डॉकर कंटेनर से बहुत बढ़ जाती है। डॉकर कंटेनर बेसिकली क्या है? डॉकर कंटेनर, पहले तो ये डॉकर कंटेनर बेसिकली एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है डेवलपर्स का, जहाँ पे वो अपने कोड बिल्ड करते हैं, रन करते हैं और शेयर करते हैं विथ कंटेनर बाय यूजिंग कंटेनर्स। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर सिंपल एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेनराइजेशन को करने में मदद देता है। ठीक है, फंडामेंटली कंटेनर कुछ भी नहीं है। कंटेनर को आप सिंपल ये समझेंगे, कंटेनर एक रनिंग प्रोसेस है। जैसे प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास कुछ भी नहीं है जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। तो कंटेनर सिर्फ एक रनिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो कंटेनर बनता कैसे वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये एक और मीम है। ठीक है, दिस इज डोकर। डोकर एम्फेसाइजेस ऑन आइसोलेशन। ठीक है, डोकर क्या होता है? डोकर, जो भी डोकर के कंटेनर्स बनते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, इतने आइसोलेटेड होते हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। ठीक है, डोकर एम्फेसाइजेस ऑन आइसोलेशन ऑफ एप्लीकेशन इनसाइड कंटेनर सो दैट डिफरेंट एप्लीकेशन हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। ताकि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो भी कंटेनर्स बन रहे हैं उन दूसरों का एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं हो। डोकर इज स्मार्ट, बी लाइक डोकर, हैशटैग फाइट कोरोना, स्टे सेफ। तो ये एक मीम थी जो कि, जैसे आप हैं, आप अभी कोविड 19 में, कोविड 19 की सिचुएशन में आप अभी घर पे बैठे हैं, तो डॉकर कंटेनर भी कुछ यही है कि वो आइसोलेटेड हुआ हुआ है। वो आइसोलेटेड, उसके जो कंटेनर होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, वो एक जगह पे ही होते हैं। इतने आइसोलेटेड होते हैं कि वो दूसरे कंटेनर से बात भी नहीं कर पाते, उनको भी बात करवानी पड़ती है। उसका एक तरीका होता है, वो हम देखेंगे। तो डॉकर कंटेनर में दो चीजें यूज होती हैं, इमेज एंड कंटेनर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इमेज क्या होती है। इमेज वो चीज होती है, इमेज इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। इमेज के पास हर चीज होती है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। मतलब हमारी जो इमेज है, इमेज के पास बाइनरीज होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं सारी, और इमेज ही कंटेनर बनाता है। इमेज से कंटेनर बनती है। जैसे ये बिल्ली की, आपको कैट की इमेज दिख रही होगी। अब क्या हो कि ये अभी आपको इमेज दिख रही है, अगर ये बिल्ली, कैट जो है वो इस इमेज से बाहर निकल के आ जाए आपके पास, तो इमेज हो गई तस्वीर और कंटेनर हो गया रनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो डॉकर इमेज जो है वो ये कैट की इमेज है, और कैट अगर जब बाहर आ जाए इस इमेज से निकल के, तो वो हो गया डॉकर कंटेनर। मतलब इमेज, इमेज के पास सारी डिपेंडेंसीज हैं, हर चीज है, और कंटेनर उसका रनिंग प्रोसेस है। जैसे क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या है जो प्रोग्रामिंग में होती है, वो कुछ भी नहीं है जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। तो इमेज भी कुछ भी नहीं है। इमेज का जो कंटेनर बनता है, इमेज के पास हर चीज होती है, सारे मेथड्स होते हैं, सारी डिपेंडेंसीज होती है, उनसे कंटेनर बनता है। ठीक है, तो डॉकर हब क्या है? डॉकर हब, डॉकर हब ऐसी चीज है जहां पे आपको इमेजेस मिल सकती हैं डिफरेंट। ठीक है, उन इमेजेस से आप अपने कंटेनर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं हेलो वर्ल्ड की इमेज। ये सबसे बेसिक डॉकर कंटेनर की इमेज है हेलो वर्ल्ड की। ये गिटअप की तरह ही होता है डॉकर हब, जहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस मिल सकती हैं। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं नेक्स्ट उसमें। तो लेट्स स्टार्ट डिगिंग। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में। और प्लीज डोंट यूज डॉकर टूल बॉक्स, ये एक और सॉफ्टवेयर है, प्लीज उसे यूज ना करें क्योंकि ये डिप्रिशिएटेड हो चुका है। तो चलें अभी हम अपना फर्स्ट कंटेनर रन करते हैं। तो कंटेनर रन करने के लिए कंटेनर रन करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम सीएमडी, आपने अगर डॉकर इंस्टॉल किया होगा, तो आपके पास सीएमडी पे डॉकर की कमांड्स चल रही होंगी। आप उसको, आप अगर चेक करना चाहते हो कि आपके पास डॉकर चल रहा है या नहीं, तो आप कुछ यूं कर सकते हो। ये जो डॉकर वर्जन की कमांड है, आप चला के देख लीजिएगा कि डॉकर आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है,
तो डॉकर हब जो हमने देखा कि डॉकर हब जो गिटअप की तरह था, डॉकर हब जो गिटअप की तरह था, यहाँ ये इस पे इमेजेस होती हैं, ठीक है। इमेजेस हमने देखा कि इमेजेस कुछ भी नहीं होती, इमेजेस के पास सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। अब हमें इसका कंटेनर बनाना है, तो हमें डॉकर हब से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डॉकर हब से कैसे उठाएंगे, मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ। मैं आपको सारी कमांड्स भी भेज रहा हूँ, आप देखिएगा चला के। डॉकर वर्जन, ये सबसे बेसिक कमांड है जहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका डॉकर वर्जन, डॉकर कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा। ये सबसे बेसिक कमांड है डॉकर वर्जन की, जो कि आपको अपना डॉकर का करंट वर्जन बताएगी, ठीक है। डॉकर, अब ये कमांड है डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड की कमांड ये है कि ये हमारा जो कंटेनर है, जो कि डॉकर हेलो वर्ल्ड की इमेज है, उससे चलाएगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि इसने कहा हेलो फ्रॉम डॉकर, जिसमें से श्योर्स दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स करेक्टली, ठीक है। तो मैं ये कमांड आपको भेज देता हूँ। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड की कमांड जो है, वो हेलो वर्ल्ड की जो इमेज है उसका कंटेनर बना के उसे चलाएगी। मतलब जब इमेज हमारी डॉकर हब पे होगी, वहां से उठा के वो उसका कंटेनर बना के और उसे चला देगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो तो आपको अगर चेक करनी होगी इसने डॉकर डॉकर की जो इसने हेलो वर्ल्ड की इमेज है वो लेके आया है या नहीं, तो आप कुछ यूं चेक कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास हेलो वर्ल्ड की इमेज आ गई होगी। ये जो कमांड है डॉकर इमेज हेलो वर्ल्ड, डॉकर इमेज एलएस, डॉकर इमेज एलएस की कमांड ये करती है कि ये जो जो भी इमेजेस की लिस्ट होंगी उसे कंटेनर उसे उसे शो कराएगी, जो कि इमेजेस की लिस्ट होंगी। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की इमेज, मेरे पास तो बहुत इमेजेस हैं क्योंकि मैं डॉकर पे बहुत काम करता हूँ, पर मेरे पास भी हेलो वर्ल्ड की इमेज आ चुकी है, आपके पास भी आ गई होगी पुल होके। और डॉकर डॉकर कंटेनर एलएस की कमांड ये है कि वो सारे कंटेनर शो करा देगी जो कि रनिंग होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड है डॉकर की। वैसे आप डॉकर को और एक्सप्लोर कीजिएगा, आप डॉकर को और एक्सप्लोर कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये काम करती है या नहीं। किसी ने कहा कि उनके पास डॉकर नहीं चल रहा, एक मिनट। किसी ने कहा, नूर हुसैन ने कहा सर डॉकर हेलो वर्ल्ड कमांड इज नॉट रनिंग। हाँ, नूर नूर देखें, हाँ, आपके पास पहले आप चेक करेंगे आपके पास डॉकर रन भी कर रहा है या नहीं। चलें जी। तो ठीक है, हमने हमने ये देखा कि डॉकर की हेलो वर्ल्ड की इमेज को चलाते चलाते कैसे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक कमांड थी ये तो मैं आपको, हाँ, एक एग्जाम्पल कोड बेस दिखाता हूँ, ठीक है, जिसको हम देखेंगे कि डॉकर का यूज केस क्या है। तो मैं सब मेरी जो सबसे फेवरेट जो मेरा कोड बेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये प्राइवेट कोड बेस है, ठीक है, कि मैंने डॉकर कहाँ यूज किया था। डॉकर डॉकर मोस्टली यूज होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, जो कि इसके अपना अपना जो वेबिनार है उसके स्कोप से बाहर है, पर मैं आपको फिर भी कोड बेस दिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये आर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे हो मेरे पास कैसे मैंने एडमिन सर्विस, ब्रोकर सर्विस, ड्राइवर सर्विस, जीपीएस सर्विस, ये सारी सर्विसेज बनाई हुई हैं। तो
तो डॉकर कंटेनर क्या करता है, अब मेरे पास एडमिन सर्विस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास एडमिन सर्विस पे क्या है, तो मेरे पास एडमिन सर्विस पे नोड.जेएस का बैकएंड पड़ा है और उस पे मैंने डॉकर फाइल रखी हुई है, डॉकर फाइल। ठीक है, इस पे भी ब्रोकर सर्विस पे भी डॉकर फाइल है और ड्राइवर सर्विस पे भी डॉकर फाइल है। तो मैंने इन सब की डॉकर फाइल्स इसलिए बनाई है क्योंकि मैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था। ठीक है, तो डॉकर फाइल मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जब भी कोई भी मेरा प्रोजेक्ट क्लोन लेगा तो उसे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको इवन नोड.जेएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपके पास चलेगा, सिर्फ आपको डॉकर इंस्टॉल करने की जरूरत है। एडमिन सर्विस डोकराइज्ड है, ब्रोकर सर्विस डोकराइज्ड है, सारी सर्विसेज ब्रोकर डोकराइज्ड है और ये सारी नोड.जेएस की सर्विसेज है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे बनी हुई है। आप सिर्फ इन्हें इस प्रोजेक्ट को क्लोन लोगे और इसे इसे डॉकर डॉकर कंटेनर से चलाओगे तो ये सारी जो भी चीजें होंगी उठा के और उन्हें चला देगा। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल थी, कोड बेस की एग्जांपल जो कि मैंने आपको दी कि डॉकर कंटेनर कैसे काम करते हैं। मैं आपको एक और यूज केस दे देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ रियल टाइम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल कि मैंने जैसे बताया कि मेरे प्रोजेक्ट में मेरे सीनियर ने पाइथन पे काम किया था, मैं नोड.जेएस पे काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं पाइथन क्यों इंस्टॉल करूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप डोकराइज करके मुझे दे दो। मेरे पास डोकर था, मैंने डोकर डोकर की बिल्ड बनाई और वो डोकराइज होके पाइथन का सारा भी जो भी इमेजेस थी सारी चीजें थी वो आ गई और वो रन हो गई। तो मुझे पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मुझे इवन किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ वो डोकर का बिल्ड जो था उसे बनाने की जरूरत पड़ी और उसे रन करने की जरूरत पड़ी, सिंपल एज दैट। तो अगर आप डोकर कंटेनर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, इससे इसे जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बता रहा हूँ डोकर कंटेनर्स इवन हर जगह पे यूज होते हैं, हर जगह पे। जो मैं प्रोजेक्ट में टेम्पल्स में था जब, तो वहाँ पे जो भी डोकर कंटेनर्स थे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे डोकराइज्ड होके आते थे, हम डोकर कंटेनर के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करते थे। तो इससे ये फायदा होता था कि हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और हम उसे चला लेते थे अपने पास। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं कि हम नोड.जेएस के एक नोड.जेएस का सिंपल बैकएंड बनाते हैं। ठीक है, नोड.जेएस का सिंपल सा, कोई बड़ा नहीं है, कोई उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं होगी। नोड.जेएस का एक बैकएंड बनाएंगे और उसे डोकराइज करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ फॉलो कीजिएगा आप सब लोग। तो मैं एक्चुअली मैं विंडोज़ वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, पर मैं विजुअल स्टूडियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड का। तो मैं आईडीई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपनी फ़ेवरेट आईडीई यूज़ करना। तो चलें जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आप एक अपने अपने किसी भी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लें, जैसे मैं बना लेता हूँ म्यूट सेशन का। मैंने एक म्यूट सेशन का फोल्डर बना लिया, ठीक है, और उस पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ऑन कर लिया। अब मैंने इसको इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ऑन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नोड जेएस को डोकराइज करेंगे, एक नोड जेएस का सर्वर बनाएंगे सिंपल सा और उसको डोकराइज करेंगे। ठीक है, डोकराइज करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, जैसे आपको नजर आ जाए चीजें। ये मैंने कर लिया जूम, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डॉकर का। जरूरी नहीं है आप बनाए, मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिर आगे जब यूनिकर्नल्स पे आऊंगा तो भी हम यूनिकर्नल का अलग से फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने डॉकर का फोल्डर बनाया और मैंने इसको टर्मिनल में ऑन कर दिया। ये विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है। ठीक है, तो आई होप आपने नोड जेएस इंस्टॉल की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोड जेएस पे चलाएंगे एप्लीकेशन को। सही है कि नोड जेएस पे एप्लीकेशन कैसे काम करती है। देखें, जरूरी नहीं है आप नोड जेएस पे करें, अगर आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज जैसे आपकी जावा है या पाइथन है तो आप वो बाद में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, पर अभी नोड जेएस पे इसलिए क्योंकि मैं जावा स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ मोस्टली, तो इसीलिए। तो आप जैसे ही ये सेशन एंड हो, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप देख के अपनी फेवरेट लैंग्वेज को डोकराइज करने की कोशिश कीजिएगा और मजे हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि डोकर डोकर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत यूज की जाती है। तो मैंने
मैंने डॉकर का फोल्डर बना दिया और मैंने टर्मिनल ऑन कर दिया, और इस टर्मिनल में मैं कर रहा हूँ npm init। npm init की जो कमांड है वो ऐसा समझें कि नोड जेएस की सबसे बेसिक कमांड होती है, कि वो कह देता है कि भाई आप है ना npm जो नोड पैकेज मैनेजर है उसको इनिट कर दो, मतलब उसको इनिशियलाइज कर दो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, और इस पे सारी डिपेंडेंसीज npm की ही होंगी, सारे जो लाइब्रेरीज हैं वो npm की यूज होंगी। npm ऐसा समझेंगे पाइथन के लिए पिप हो गया, npm नोड जेएस का वो होता है पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो npm init की कमांड, आप npm init की कमांड जैसे ही लगाएंगे तो वो कुछ सवाल पूछेगा, वो बकवास हैं, ठीक है, तो आप उनको इंटर 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 कर दीजिएगा, उस पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आखिर में आप यस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चैट में भेज देता हूँ कि वो कमांड क्या है, npm init। npm init की जो कमांड है वो क्या करेगी कि नोड जेएस का ऐसा समझे, ये जो डॉकर का हमने फोल्डर बनाया था, हमने कह दिया कि भाई npm ये डॉकर का फोल्डर आपके कब्जे में, जो भी डिपेंडेंसीज आए वो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने ये देखा कि npm init ने क्या किया, npm init ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे और हम इंटर इंटर करते गए थे, पर npm init ने एक स्पेशल सवाल पूछा था, एंट्री पॉइंट क्या है भाई। हमने कहा, उसने कहा npm ने कि index.js रख दूं, हमने कहा भाई रख दो। तो एंट्री पॉइंट जो है वो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट होता है जहाँ पे एप्लीकेशन चलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब, हमें एक index.js की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम एक index.js की फाइल बनाएंगे क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो मैं फाइल बना लेता हूँ, इस फोल्डर में, डॉकर के फोल्डर में मैंने index.js की फाइल बना दी, सही है। मैंने index.js की फाइल बना दी। अब इस index.js की फाइल अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। आप भी दो फाइल बनाएं, पहले npm init करें और फिर index.js की फाइल बना दें। तो अब हमें ये जो पैकेट डॉट जेसन है ना, ये ऐसा समझें कि ये नोड जेस का ही होता है, और हमें मतलब बताना पड़ता है कि भाई आपको क्या चीज़ स्टार्ट करनी है। तो आप पैकेट डॉट जेसन में जाएं, ठीक है। पैकेट डॉट जेसन पे क्लिक करें और आपको दिख रहा होगा कि ये टेस्ट की स्क्रिप्ट का जेसन होगा, उसके अंदर टेस्ट लिखा हुआ होगा, टेस्ट का एक बनाया हुआ होगा, उसे कट कर दें, ठीक है। उसे आपने कट कर दिया, तो आपको सिर्फ ये जेसन ऐड करना है, पैकेट डॉट जेसन में आपको करना है स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। आपने ये कर दिया, ये मैं आपको चैट पे भेज देता हूँ। तो ठीक है। हाँ, हमने हमने क्या किया, हमने स्क्रिप्ट में स्टार्ट कर दिया और हमने पैकेट डॉट जेसन में नोड इंडेक्स डॉट जेएस लगा दिया। आपको भी ये रिप्लेस करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैकेट डॉट जेसन में जाके टेस्ट की स्क्रिप्ट हटा दें, ठीक है, जो हमने हटाई थी पहले, और स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिख दें, जो कि मैंने आपको चैट पे भेजा है, ठीक है। हाँ, हमने ये क्यों किया, ठीक है, हमने ये किया कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं npm स्टार्ट से, ठीक है, वो हम देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। तो अब आ जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पे, जो कि हमारी मेन फाइल है। एक सिंपल सा मैं क्योंकि ये नोड जेएस का, ये नोड जेएस का सेशन नहीं है, वेबिनार नहीं है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का है, तो मैं एक सिंपल सा एक सर्वर बना लेता हूँ, console.log hello world, जो कि हेलो वर्ल्ड का एक बैकएंड है नोड जेएस का। आप ये इंडेक्स डॉट जेएस में कॉपी करते हैं, मैं चैट पे भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये इंडेक्स डॉट जेएस में आप पेस्ट करेंगे जैसे ही, तो अभी हम देखते हैं कि ये हमने क्यों किया, ठीक है। हमने हमने पैकेट डॉट जेसन में हमने पैकेट डॉट जेसन में नोड इंडेक्स डॉट जेएस भी लगा लिया। तो हम अभी चला के देखते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं। तो npm स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्वर चल रहा है या नहीं, और देखें सर्वर चल रहा है।
npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट की कमांड में आपको भेज देता हूँ। npm स्टार्ट करेंगे तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल चल जाएगी, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल चली और उसने हेलो वर्ल्ड कर दिया। ये मैं आपको डिटेल से इतनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखें आप लोग जावा स्क्रिप्ट पे काम करते हो या नहीं, तो मैं बस डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं उलझे नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट पे काम करते हो या नोड जेएस पे काम करते हो या नहीं। मैं करता हूँ तो इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप डोकराइज कैसे कर सकते हो, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे पास अभी सर्वर चल चुका है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको डोकराइज करते हैं, ठीक है। हाँ, डोकराइज करने के लिए डोकराइज करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा डोकर फाइल, जो कि डिफॉल्ट डोकर की फाइल होती है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डोकर फाइल। आप इस नाम से, डोकर फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दें। मैं आपको भेज देता हूँ, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। आप कोई और भी नाम रख सकते हैं पर मैं नहीं चाहता आप उलझें, तो आप यही नाम रख दें, ठीक है, डोकर फाइल का। अब अब जैसा कि आपने देखा कि हमारा नोड जेएस का सर्वर हमने बना लिया, एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड सा सर्वर जिसपे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। और अब हम इसको डोकराइज करने जा रहे हैं। तो हम कैसे डोकराइज करेंगे, तो उसके लिए 3 कमांड्स हैं जो कि ये बिल्कुल मिनिमल मिनिमल सर्वर होगा। इस पे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी, इसको हम डोकराइज करेंगे, ठीक है। तो कुछ यूं डोकराइज, तो डोकराइज करने का तरीका ये, सबसे पहले फ्रॉम की कमांड आती है कि भाई क्या डोकराइज करना है, ठीक है। सीन क्या है, मतलब कहाँ से लेके आना है, क्या चीज लेके आनी है। हम नोड को डोकराइज करने हैं तो हमें इसको बताना होगा कि भाई नोड को डोकराइज करना है तो नोड की इमेज से उठाओ। तो मैं बता रहा हूँ इसको, नोड 10 अल्पाइन, ठीक है। ये एक नोड की इमेज है, जैसा कि हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड की इमेज हमने उठाई थी और उसका कंटेनर बनाया था, तो ये एक सिंपल नोड की इमेज है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई आप नोड जेएस का 10 वर्जन उठा दो और उसे डोकराइज कर दो। उससे मतलब अभी हम अब बाकी कमांड लगाते हैं। तो कॉपी डॉट डॉट, और मैं पहले लिख लेता हूँ, तीनों कमांड लिख लेता हूँ। तो ये मैं कमांड पहले आपको चैट पे भेज देता हूँ, फिर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि भैया फ्रॉम नोड जेएस 10 अल्पाइन, ये एक नोड जेएस की इमेज है। कि मैं देखो, मैं नोड जेएस चला रहा हूँ तो मुझे नोड जेएस की इमेज ही चाहिए होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आप नोड जेएस की 10 की इमेज उठा लो, आप कॉपी करो जो भी फाइल्स हो उन्हें, और आप क्या करो कि आप, हाँ, आप क्या करो, जो भी फाइल्स हो उन्हें कॉपी करो और उन्हें आगे भेज दो, उन्हें आगे भेज दो, ठीक है। और आप कमांड लगा दो npm स्टार्ट की। तो चेक करते हैं कि क्या होता है अभी। कॉपी 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 कॉपी, नोड.js अल्पाइन कॉपी। गाइस, मैं आपको फिर से भेजता हूँ, मैंने पैकेट डॉट जेसन की कमांड नहीं लगाई थी, आप इसे इसे इग्नोर करके ये वाली, ये जो मैंने फिर से भेज रहा हूँ, ये करें ट्राई, ठीक है। तो मैंने पैकेट डॉट जेसन की कमांड, वो पैकेट डॉट जेसन की फाइल ऐसे उठाता नहीं है, उसे बताना पड़ता है कि आप सारी फाइल्स भी उठाएं और पैकेट डॉट जेसन की फाइल्स भी उठाएं। तो खैर, और एक और कमांड भेज रहा हूँ जो कि क्या करेगी, बिल्ड बनाएगी।
देखिए, आपने आपने डोकराइज किया, आपने डोकर फाइल बनाई, ठीक है। डोकर फाइल में आपने क्या किया, फ्रॉम नोड जेएस 10 अल्पाइन कॉपी पैकेट डॉट जो जेसन डॉट, और आपने लगा दिया कि आप कह रहे हो कि भाई यहाँ से उठा के यहाँ से कॉपी करो और इसको कंटेनर के अंदर भेजो। कंटेनर मतलब ऐसा समझें कि एक अलग से एक इंस्टेंस हो जाता है, उसके अंदर भी भेजनी होती हैं चीजें, ठीक है। और एक कमांड भेजी थी मैंने आपको, डॉकर बिल्ड -t ऐप कॉलन लेटेस्ट डॉट। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप जो भी इसका बिल्ड बनाओ, इसका जो ये हो, और आप इसको डॉट डॉट हमने इसलिए दिया है कि भाई आप ये जो डॉकर फाइल है ये एग्जैक्ट उठा लो, ठीक है। टैग हमने दिया है ऐप कॉलन लेटेस्ट का। इसने क्या किया, इसने आप देख रहे हो मेरी कमांड जब आप देखोगे, जब टर्मिनल देखोगे तो उस पे स्टेप्स आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसने सारे स्टेप्स किए। आपके पास ये टाइम लेगा, ठीक है। आपके पास ये इसलिए टाइम लेगा क्योंकि आपने कभी नोड जेएस की चलाई नहीं होगी, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, पर मेरे पास चल गई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इमेज पड़ी हुई थी। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि ऐप डॉट लेटेस्ट की इमेज आई है। जब आप डॉकर इमेज एलएस करोगे तो आपके पास, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इमेज आई है या नहीं। फिर आप करोगे डॉकर इमेज एलएस, ठीक है। डॉकर बिल्ड -t ऐप कॉलन लेटेस्ट डॉट के बाद आप डॉकर इमेज एलएस करोगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ऐप कॉलन लेटेस्ट की इमेज आ चुकी है, सही है। तो हमारे पास हमने हमने अभी क्या किया, हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक नोड जेएस का सिंपल हेलो वर्ल्ड का सर्वर बनाया, ठीक है। उस सर्वर को हमने डोकराइज करने की कोशिश की, हमने डोकराइज कर दिया, ठीक है। और उसकी हमने इमेज को बिल्ड कर दिया। बिल्ड हम लोकली कर रहे हैं, ठीक है, बिल्ड हमने कर दिया। और अब हम इस बिल्ड को चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप करोगे डोकर रन ऐप लेटेस्ट, और ये कमांड जब आप चलाओगे डोकर रन ऐप लेटेस्ट की, तो डॉकर रन ऐप लेटेस्ट की कमांड चलाओगे तो ये आपका बैकएंड चला देगा। और आप, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो पहला नोड जेएस का सर्वर है वो डॉकराइज हो चुका है। अब मैंने तो नोड जेएस पे ट्राई किया। जब आप इसको फिर से देखो रिकॉर्डिंग, तो आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जो आपको पसंद हो। ट्राई करो कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर अभी मैं नोड जेएस डिलीट भी कर देता हूँ और मैं ये कमांड्स चलाता हूँ, मेरे पास चलेंगी। मुझे मतलब अब नोड जेएस की नीड नहीं है, मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशंस दे दी है। मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशंस दे दी है, मुझे अब नोड जेएस की नीड नहीं है, ठीक है। हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो नोड जेएस का जो सर्वर था वो चल चुका है। तो तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी बहुत लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, एक बार रिवाइज, बस छोटा सा। हमने npm init की कमांड चलाई। npm init की कमांड ने क्या किया, package.json की फाइल क्रिएट की। हमने package.json में स्क्रिप्ट के नीचे हमने स्टार्ट नोड index.js दे दिया, ठीक है। फिर हमने एक index.js की फाइल बनाई जिसमें हमने console.log hello world दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने डोकर फाइल बनाई। डोकर फाइल को हमने बताया कि आप नोड जेएस का वर्जन उठा लें, package.json उठा लें, सारी फाइल्स उठा लें और npm स्टार्ट चला दें, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसने हमें कंटेनराइज करके दे दिया। तो कंटेनर्स कुछ यूं वर्क करते हैं। अब मैं अगर अभी अपने सिस्टम में से नोड.जेएस को डिलीट भी कर दूं और ये चलाऊं तो मेरे पास चलेगा। मुझे मुझे कोई नीड नहीं है नोड.जेएस इंस्टॉल करने की। तो अगर आप ये कोड किसी को भी दोगे ना, ये डोकर का कोड जो अभी हमने लिखा है, आप किसी को भी दे दोगे, उसके पास डोकर इंस्टॉल्ड होगा, वो सिर्फ ये बिल्ड की कमांड चलाएगा और रन की कमांड चलाएगा, तो उसके पास ये हमेशा चलेगा। हमेशा, कहीं पर भी हो, वो सर्वर पे हो, वो क्लाउड पे हो, किसी भी जगह पे हो, वो उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, चलेगा, ठीक है। तो डोकर का ये फायदा है जो कि आपको दिखा। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है। टास्क वो है, ये मैं कवर नहीं कर सकता इस वेबिनार में क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो टास्क आप लोगों का ये है कि आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज जो हो उसको डोकराइज करो, ठीक है, और उसे डोकर हब पे डिप्लॉय करो। डोकर हब पे जब आप डिप्लॉय करोगे ना, तो आप क्या करोगे कि आप, जैसे हमने ये डोकर रन हमने हेलो हेलो वर्ल्ड वाली कमांड, हेलो वर्ल्ड चलाया था। डोकर रन हेलो वर्ल्ड की जो हमने इमेज चलाई थी, तो आप अपने ऐसे चला सकते हो जब आप डोकर हब पे डिप्लॉय करोगे। डोकर हब गिटहब की तरह ही होता है।
तो डॉकर हब पे क्या होगा कि जो डॉकर रन की कमांड है वो वो अब बाहर से आएगी, ठीक है, वो अब प्रोडक्शन से आएगी, वो अब लोकली नहीं है, ये हमने लोकली काम किया है, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको डॉकर का आइडिया हो जाए। तो आपके लिए टास्क है कि आप डॉकर हब पे डिप्लॉय करें, और इसका मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है। हाँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये डॉकर हब का लिंक है। मैंने ये एज अ हिंट दिया है आपको, एज अ रेफरेंस दिया है कि आप इसे फॉलो करें और अपनी जो इमेज है उसे डॉकर हब पे हाँ डिप्लॉय करें। किसी ने कहा है कि डॉकर क्या मोंगोडीबी डेटाबेस को हैंडल करता है? हाँ हाँ, डॉकर डॉकर हर चीज हैंडल करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप सिर्फ रुकें। मैं आपको ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा कि और डॉकर क्या चीज कर सकता है। आगे चल के हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे हम कवर करेंगे, फिर आप देखना। तो तो अभी हमने वर्चुअल मशीन डिस्कस की, हमने कंटेनर्स डिस्कस किए, तो हम देखते हैं कि यार हम इनका फड्डा करवाते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन का और कंटेनर्स का, और हम देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है, क्यों कंटेनर्स आए और वर्चुअल मशीन्स में क्या ऐसी कमियां थी कि कंटेनर्स आए। तो सबसे पहले वर्चुअल मशीन में क्या कमियां थी, ठीक है, वर्चुअल मशीन क्या है उसकी हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट इसके इस पार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि वर्चुअल मशीन जो है, वर्चुअल मशीन में एक होस्ट हार्डवेयर, मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट हार्डवेयर, ठीक है, होस्ट हमें, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास विंडोज है, ठीक है, हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर क्या करता है, हाइपरवाइजर हमने देखा कि वो वर्चुअलाइज करता है। उसके बाद गेस्ट ओएस ऐप, गेस्ट ओएस ऐप, 3 वर्चुअल मशीन्स इसने बनाई हुई है। मतलब वर्चुअल मशीन्स का ये नुकसान था कि मुझे हर नोड जेएस का जितने में सर्वर बनाऊं, जितने खड़े करूं क्लाउड पे, मुझे सबकी वर्चुअल मशीन्स अलग अलग बनानी पड़ेंगी। और ये बहुत गलत था, क्योंकि सपोज मेरे पास एक नोड जेएस का वर्जन है 10, मैंने उसकी वर्चुअल मशीन बना दी, मैंने नोड जेएस का सर्वर अप कर दिया। मेरे सीनियर ने काम किया 9 पे, वर्जन 9 पे सपोज। अब 10 की चीजें और वर्जन 9 की चीजों में फर्क होगा, ठीक है, मैंने 10 पे काम किया, उसने वर्जन 9 पे काम किया, तो हमें चीजें अलग अलग रखनी पड़ेंगी। या सपोज मैंने 10 पे काम किया, मैंने कुछ नई चीज 10 में नई चीज आई थी, मैंने यूज की, ठीक है, अब क्या हुआ कि वो 10 में डिप्रिशिएट हो गई जो 9 वाली थी, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें वर्चुअल मशीन्स अलग अलग बनानी पड़ी। तो वर्चुअल मशीन्स का ये बड़ा नुकसान है कि वर्चुअल मशीन्स में जो हाइपरवाइजर होता है वो हेवी होता है, और वर्चुअल मशीन्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके देता है, जिसकी हमें नीड भी नहीं होती। आप जब वर्चुअल मशीन क्लाउड पे चलाओगे तो आप देखोगे कि विंडोज का एक ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट, मतलब वर्चुअल मशीन यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है बेसिकली। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रखना क्लाउड पे बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो कंटेनर्स हैं वो बहुत काम आसान कर देते हैं। कंटेनर्स में क्या होता है, होस्ट हार्डवेयर होता है, होस्ट हमारा हार्डवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उस पे डॉकर का इंजन इंस्टॉल होता है, जैसे हमने अपने कंप्यूटर में डॉकर किया हुआ है, हमने अपने सिस्टम में डॉकर किया हुआ है। तो वो क्या करता है, जितने कंटेनर चलाने हैं, वो उसी वर्चुअल मशीन पे चलाएगा अलग अलग। अब सपोज मैंने जैसे ये डोकराइज किया, मैंने ये एप्लीकेशन डोकराइज की थी, ठीक है, तो मैं चाहता हूं मैं एक और एप्लीकेशन डोकराइज करूं, मैं उसे करूंगा तो वो कंटेनर चला देगा, वो कंटेनर रन कर देगा, ठीक है, एक का करेगा दूसरे का करेगा, पर वो मेरे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारे कंटेनर रन करेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अब अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने की, अलग से वर्चुअल मशीन लगाने की। डॉकर कंटेनर ने ये फायदा किया, और डॉकर कंटेनर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते, वर्चुअल मशीन्स में एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वो हार्ड, जैसे आप काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन चलाओगे तो काली लिनक्स में देखोगे, काली लिनक्स में तो वैसे टर्मिनल चाहिए होता है, पर उसके साथ एडिशनल सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन्स में आ रहे होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर में भी लिनक्स यूज होती है, विंडोज यूज होती है, पर उनपे कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं होते, कुछ नहीं होते, सिर्फ डॉकर इंजन होता है, और जो जितना हमारी एप्लीकेशन को चाहिए होता है वो होता है, सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हम कैसे डॉकराइज कर सकते हैं एप्लीकेशन को, हमने कंटेनराइज किया, हमने कंटेनराइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने इमेजेस देखी, हमने डॉकर हब देखा, हमने खुद से एक नोड जेएस का सर्वर कंटेनराइज डॉकराइज किया, मतलब एंड हो गया, ठीक है। अभी जो हम चीज सीखेंगे वो सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है, वो मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, उसकी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये आप जब
आपको मतलब कुछ इसके लिए एडिशनल चीजें चाहिए होंगी, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो गया, वो चीज समझनी होगी, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, वो मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन ये है कि भाई देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेशन अल्फाज क्या है। ऑर्केस्ट्रेशन अल्फाज जो है वो ऑर्केस्ट्रा से निकला है। ऑर्केस्ट्रा क्या है? ऑर्केस्ट्रा ये है कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये गाने चल रहे हैं, और मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ऑर्केस्ट्रा क्या है? ऑर्केस्ट्रा ये होता है कि ये जो बंदा है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप ये चीज बजाओ, ये चीज चलाओ, ठीक है। आपको मतलब ऐसे साउंड देना है, उसको कह रहा है आपको ऐसे साउंड देना है, तो ये होता है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे डिफरेंट कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको ये कोड बेस दिखाई दी, हाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको कोड बेस दिखाई दी ट्रकर की, ये जो मेरा स्टार्टअप था उसकी। तो इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स बनाए हुए हैं, एडमिन सर्विस, ब्रोकर सर्विस, ड्राइवर सर्विस, जीपीएस सर्विस, ये सारी सर्विसेज हैं। इनको मैंने डॉकराइज किया हुआ है। और आप पीछे जब इसको बैक करोगे और आप देखोगे तो मैंने इसको एक डॉकर कंपोज की फाइल बनाई हुई है। डॉकर कंपोज की फाइल यूज होती है ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, मतलब डिफरेंट कंटेनर्स कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। ये ये एक मतलब ये आपको डॉकर कंपोज जो है वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। और किसी ने पूछा था कि क्या मोंगो डीबी से हम कर सकते हैं, तो देख रहे हो ये कोड देख रहे हो आप लोग, मैंने मोंगो डीबी भी सेटअप बनाया हुआ है। तो आप कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर जो है वो भी डॉकर के थ्रू उसको उनके कंटेनर्स बना सकते हो, वो भी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट ये क्लोन लेगा तो वो सिर्फ डॉकर कंपोज अप करेगा, वो डॉकर कंपोज को अप करेगा और उसके बाद ये सारी चीजें चल जाएंगी। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सारी चीजें चल जाएंगी। तो ये होता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वो होता है जब हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हो, मल्टीपल डॉकर फाइल्स हो, उनको हम मैनेज करें और उनके साथ एक ही साथ लेके वो सारी चीजें अप हो जाए, तो वो होता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। आपको आगे और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डॉकर स्वार्म एक टूल है जो कि ये काम करने में मदद देती है। जैसे इस आप इस कोड बेस में देखोगे, इस कोड बेस में देखोगे जो डॉकर कंपोज की फाइल है, ये डॉकर स्वार्म इसको कहते हैं, डॉकर स्वार्म, ठीक है। तो यही है कि डॉकर कंपोज की फाइल बनती है, वो डिफरेंट कंटेनर्स बता देती है कि ये कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये कंटेनर्स हैं, आप इनको ऐसे ऐसे अप कर दो। जैसे फिर से एक बार देखते हैं डॉकर कंपोज की फाइल क्या कर रही है। आप लोग जब देखोगे तो आप लोग ये देखोगे कि मैंने बताया हुआ है आप डॉकर कंपोज का वर्जन 2 यूज करो, वर्जन 2 यूज करो, ठीक है। सर्विसेज ये यूज करो, वेब पोर्टल का बिल्ड बनाओ, और व्हीकल सर्विस का ये सारे बिल्ड बना के इनको इन इन पोर्ट पे चलाओ। तो ये सारा डॉकर के अंदर ही चलेगा। जैसा हमने देखा कि वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर में कि कैसे डॉकर कंटेनर एक ही उसमें एक ही इन्वायरमेंट में इतनी सारी एप्लीकेशन चलाता है, तो ये भी एक ही इन्वायरमेंट में मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सारी एप्लीकेशन चला देगा डिफरेंट वर्जन को यूज करके, ठीक है। तो ये होता है डॉकर कंपोज का काम, जो कि डिफरेंट डॉकर कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करके देता है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कैसे है इसे, डॉकर कंपोज ये काम करता है। डॉकर स्वार्म एक टूल है जो कि ये काम करके देती है, टूल से भी होता है और उसकी फाइल भी बना सकते हैं हम। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन हैज हेल्प टू अचीव माइक्रो सर्विसेज एंड माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर। देखिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये होता है कि ये जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का बैकएंड आपको दिख रहा है, जो कि मैं अभी कोड बेस दिखा रहा हूँ गिटहब की, ये मैंने सर्विसेज बनाई हुई है। मतलब सपोज आपने एक म्यूट अटेंडेंस सिस्टम, जो कि आप लोग बनाते ही हो मुझे पता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो जो भी यूनिवर्सिटी में होता है वो अटेंडेंस सिस्टम जरूर बनाता है। तो सपोज आपने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया, पर आप क्या करते हो, आप एक ही सिस्टम बना देते हो। आप कभी ये नहीं सोचते कि यार मेरा पूरा सिस्टम अगर बंद हो जाए तो मेरा पूरा मतलब मेरा अगर सर्वर बंद हो जाए तो मेरा पूरा सिस्टम गया। तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज करते हैं। अगर एक भी सर्विस बंद हो जाए, सपोज यहाँ पे एडमिन की सर्विस बंद हो जाती है या कोई मसला आ जाता है, तो बाकी सर्विसेज चल रही होंगी, ठीक है, उन पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। और डॉकर ने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने में बहुत बड़ा हाथ दिया है, बहुत बड़ा साथ दिया है। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने
अटेंडेंस सिस्टम बनाया आपने, क्या किया आपने, अटेंडेंस सिस्टम बनाया, आपने कहा मैं स्टूडेंट की सर्विस बनाऊं, मैं टीचर की सर्विस बनाऊं और मैं अटेंडेंस की सर्विस बनाऊं। अब क्या होगा कि जो स्टूडेंट आ रहे होंगे, लॉगिन कर रहे होंगे, वो कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, अटेंडेंस दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। सपोज एक दिन अटेंडेंस की सर्विस डाउन हो गई, ठीक है, पर क्या फायदा हुआ कि अटेंडेंस की सर्विस भले डाउन हो जाए पर टीचर लॉग इन कर सकता है, टीचर अपना काम कर सकता है, स्टूडेंट अपना काम कर सकता है। तो ये है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसने डोकर ने इस पे बहुत हमारा साथ दिया है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने में। और जो डोकर के थ्रू अचीव होता है उसे हम कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डोकर कंटेनर्स, उनका बिल्ड बना के एक में ही लेके आना और सारे कंटेनर एक साथ चला देना। तो ये इमेज देखते हैं, ये तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई दी। ये बंदा क्या कर रहा है, इस पे देख रहे हो मैंने ऊपर लोगो बनाया हुआ है डोकर का, ये सारे डोकर कंटेनर्स है और ये सारे डोकर है, ये सारे डोकर कंटेनर्स है। ये बंदा इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम करो। तो मैंने भी इस पे यहाँ पे जो इस फाइल में डोकर कंपोज की फाइल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको क्या चीज किस पोर्ट पे चलानी है, ठीक है, आपको क्या चीज किस पोर्ट पे चलानी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये टॉम एंड जेरी की एग्जांपल है। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा कि टॉम एक ये वो कर रहा होता है, ऑर्केस्ट्रा चला रहा होता है, ठीक है, टॉम ऑर्केस्ट्रा चला रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो वैसे ही साउंड बजा रहे होते हैं। तो टॉम हो गया डॉकर स्वाम या डॉकर कंपोज, और ये जो उसके चेले हो गए, वर्कर हो गए, वो हो गए डॉकर का एक एक कंटेनर, जिनको हम बता रहे हैं आपको कैसे काम करना है। तो डॉकर कंटेनर, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये ऐसे काम करता है। तो अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये मैंने एक रिसोर्सेज दी हुई हैं जो कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर समझने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे मैंने एम्बेडेड की हुई है और एक अपनी एक यूट्यूब वीडियो भी लगाई हुई है, ठीक है। तो आप कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में और देखिएगा और आपको इसके लिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंट सर्विसेज काम करती हैं और इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। तो ये था कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन गाइस। तो ये है, अभी हम बात करते हैं यूनिकर्नल्स के बारे में, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा है कि आपका यूट्यूब चैनल का नेम क्या है। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है स्लिम कोडर। मैंने जैसा कि पहले दिखाया था कि मैंने सारे जो भी, हाँ, मेरे जो सोशल नेटवर्क्स वगैरह हैं वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मेरी वीडियोस देखना तो आप सारी देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं वहाँ पे। तो खैर हाँ, चलें जी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं यूनिकर्नल से। मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमने देखा कि डोकर कंपोज, डोकर कंटेनर कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, पर ये चीजें जो हैं वो प्रोडक्शन रेडी हैं। प्रोडक्शन मतलब कंटेनर्स वगैरह प्रोडक्शन में आ चुके हैं, पर यूनिकर्नल्स बहुत नई टेक्नोलॉजी है। और कंटेनर्स और यूनिकर्नल्स ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यूनिकर्नल्स कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं कि यूनिक कर्नल क्या है। यूनिकर्नल आर स्पेशलाइज्ड सिंगल एड्रेस मशीन इमेजेस कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिकर्नल क्या है, अब मैं आपको सिंपल जबान में बता देता हूँ। यूनिकर्नल जो है वो लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने देखा कि वर्चुअल मशीन कितनी हैवी है, कंटेनर्स भी आपको पता है, कंटेनर्स भी लगता नहीं है, पर कंटेनर आपने जब क्लोन लिया होगा नोड जेस का, वो जो आपने डोकर फाइल चलाई होगी तो उसने थोड़ा टाइम लिया होगा। ये भी हैवी है, इनकी साइज भी हैवी होती है बहुत। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ मेरे पास हैं, उनकी साइज देखिएगा आप कि क्या क्या साइजेस हैं, ठीक है। तो देख रहे हो इमेजेस की साइज है 83 970 MB। एक कंटेनर मेरे पास है जो कि, एक इमेज मेरे पास है जो कि 970 MB की है।
ठीक है। तो डोकर कंटेनर की भी साइज बड़ी है, तो लोग इस पे डिबेट करने लग गए। उन्होंने कहा कि हमें कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि चीजों का बिल्ड बना दे। मतलब जैसे अपन ने देखा कि नोड जेएस ये डॉकर नोड जेएस को उठा रहा था और चीजें चला रहा था, और इसने क्या किया, नोड डॉकर ने एक एक मतलब एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट बना दिया जिसकी साइज हेवी है। और वो हेवी इसलिए कि डॉकर जो है वो कंटेनर बना देता है, और कंटेनर जो है वो उस पे लिनक्स ही यूज हो रही होती है ज्यादातर, तो वो भी एक लिनक्स का ही टर्मिनल होता है। उस पे सिर्फ टर्मिनल की चीजें होती हैं, वर्चुअल मशीन में ज्यादा चीजें होती हैं। वर्चुअल मशीन तो और हेवी थी, कंटेनर अभी भी कम है। पर कंटेनर के खिलाफ भी डिबेटिंग होने लग गई, और फिर इंट्रोड्यूस हुआ यूनिकर्नल। ठीक है। यूनिकर्नल क्या है? यूनिकर्नल है लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिकर्नल की जो साइज है वो सिर्फ एक लाइब्रेरी जितनी है। ठीक है, कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी साइज होती है यूनिकर्नल की। क्योंकि यूनिकर्नल जो है वो जब आप नोड जेएस का या किसी का भी अपने सर्वर लिखते हो तो वो नोड जेएस का उठाता नहीं है। वो इवन ये करता है कि जितना नोड जेएस का काम होता है ना, जैसे console डॉट लॉग के लिए सिर्फ नोड जेएस की कंसोल की एक फंक्शन चाहिए होगा, तो वो उसे बिल्ड करके उठा देगा, सिर्फ उतना उठाएगा जितना हमारा काम होगा। और कंटेनर भी यही करता है, पर कंटेनर अच्छे तरीके से नहीं करता, इसलिए यूनिकर्नल को इंट्रोड्यूस किया गया। Unikernels are library operating systems. This means that they are very lightweight operating system. Unikernel बहुत lightweight operating system होता है। virtual machine हमने देखा heavy होती है। फिर हमने ये देखा कि कंटेनर अभी भी कुछ ठीक है, कंटेनर ने अभी भी थोड़ा काम आसान किया। पर हमने ये देखा कि कंटेनर भी जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप ये एग्जांपल ले लें, जो मैंने कोड दिखाया आपको, अगर कोई मेरा कोड ये क्लोन लेगा तो उसके पास तो कितनी बड़ी साइज हो जाएगी चीजों की। आप सोच रहे हो कि वो 1 GB तक भी पहुंचता जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ नोड जेएस की जो ऑफिशियल इमेज है, मैंने तो लाइट वेट इमेज यूज की थी, पर नोड जेएस की जो बड़ी इमेज है वो 600 MB तक गुजर जाती है। तो कंटेनर इतने हेवी होते हैं। ठीक है, तो और जो यूनिकर्नल्स होते हैं उन्होंने ये काम आसान किया, वो सिर्फ फ्यू एमबीज के होते हैं। ठीक है, यूनिकर्नल सिर्फ फ्यू एमबीज के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो यूनिकर्नल आर ग्रेट एंड लाइट वेट। तो यूनिकर्नल के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यूनिकर्नल के जो एडवांटेजेस हैं वो है, यूनिकर्नल ने सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। यूनिकर्नल ने सिक्योरिटी को इसलिए इम्प्रूव किया है कि यूनिकर्नल चीजों का बिल्ड बना देता है। ठीक है, इवन यूनिकर्नल जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बिल्ड बना देता है। अब सपोज मैंने ये किया कि मुझे नोड जेएस का सर्वर खड़ा करना है, पर मैं यूज सिर्फ console डॉट लॉग ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो console डॉट लॉग में नोड जेएस का मैं पूरा डॉकर कंटेनर उठाऊं। इसके अलावा क्या करूं, मैं ये करूं कि मुझे जितना console डॉट लॉग है ना नोड जेएस में, जो फंक्शन है जो कि console डॉट लॉग का काम कर रहा है, सिर्फ वो उठा दूं। यूनिकर्नल ये काम करता है कि वो हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना काम होता है, सपोज आपको काम है कि मुझे काली लिनक्स पे काम करना है, पर आप क्या करोगे, आप काली लिनक्स का वर्चुअल मशीन बनाओगे, उसमें सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि यूजलेस होंगे। ठीक है, जो कि यूजलेस होंगे, जिनका कोई काम भी, आप काम भी नहीं करोगे फिर भी वो पड़े रहेंगे। फिर आप उसका कंटेनर बनाओगे, तो कंटेनर में टर्मिनल आ जाएगा, पर कंटेनर में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसी होंगी जिसपे आपको हैवी लगेंगी चीजें, फिर आप यूनिकर्नल उसका बना दोगे। तो यूनिकर्नल क्या कर देगा, वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना आपको करना है, जो आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ होगा। तो यूनिकर्नल हम खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिकर्नल के स्मॉल फुटप्रिंट्स होते हैं, कोई हाई नहीं होते, कोई ज्यादा नहीं होता यूनिकर्नल। ठीक है, कोई लार्ज फुटप्रिंट्स नहीं होते। यूनिकर्नल हाईली ऑप्टिमाइज होता है और फास्ट बूट होता है यूनिकर्नल का फास्ट बूट इसलिए होता है क्योंकि यूनिकर्नल सिर्फ बंडल बना के, बिल्ड बना के और शो करवा देता है। ठीक है, तो यूनिकर्नल बहुत नई टेक्नोलॉजी है गाइस। मैं कहता हूँ आप इस सेशन में अगर डॉकर भी सीख चुके हो और आपको डॉकर भी समझ आ गई है ना कि डॉकर क्यों यूज होती है, तो ये भी इंटरव्यूज में, इनों कंपनीज में बहुत अच्छी बात होती है। और मुझे खुद खुशी होगी कि यहाँ से जब फाइनल ईयर के बंदे जो हैं वो डॉकराइज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और दिखाएंगे आगे सॉफ्टवेयर हाउसेज में कि उन्होंने कंटेनराइज किया। यही यही टेक्नोलॉजी इतनी हाई है। यूनिकर्नल तो बहुत नई टेक्नोलॉजी है, पर यूनिकर्नल नेक्स्ट जनरेशन में आता है और कंटेनर भी नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, तो हमें इसको कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो यूनिकर्नल बहुत एडवांस है। यूनिकर्नल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी डेवलपमेंट में है। ठीक है,
वो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। कंटेनर्स आप डिप्लॉय कर सकते हो पर यूनिकर्नल्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो अभी डेवलपमेंट में। तो यूनिकर्नल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। जैसे रन टाइम जेस जावा स्क्रिप्ट के बंडल को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और यूनिक यूनिक है वो जो हमने कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन जो हमने देखी थी पहले, हाँ, डोकर की, वैसे ही यूनिकर्नल को ऑर्केस्ट्रेट करके देता है, ठीक है। और इंक्लूड ओएस सी प्लस प्लस के लिए यूज होता है। मतलब आप जो लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप जावा के हो सपोज बंदे, और आप कह रहे हो कि मैं यूनिकर्नलाइज करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको उसके हिसाब की लाइब्रेरी, उसके हिसाब का प्रोजेक्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि यूनिकर्नल जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो कोई पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो आपका जावा का कोड तभी चलाएगा जब वो प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा। तो तो अगर आप चाहते हो कि आप और देखो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यूनिकर्नल के, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप देखना। आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज को देखना कि क्या कोई ऐसी है कि जो सपोर्टेड है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यूनिकर्नल कुछ कुछ यूनिकर्नल ऐसे हैं जो कि लिनक्स पे चलते हैं, ठीक है। विंडोज पे भी सपोर्टेड नहीं है, विंडोज भी सपोर्ट नहीं करता, इतने नए हैं, ठीक है। तो तो आप देख लेना कि क्या आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है उस पे यूनिकर्नल कैसे काम कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट पे ही आपको एग्जांपल दे दूंगा, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो अगर आप और यूनिकर्नल के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था यूनिकर्नल के बारे में, तो आप उसे रीड करना और आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यूनिकर्नल क्या है। खैर, तो तो अभी वक्त आ चुका है कि हम रन टाइम डॉट जेएस को ट्राई करें। रन टाइम जेएस, जैसा कि हमने देखा पीछे, कि यूनिकर्नल का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का। तो हम क्या करेंगे, हम अभी रन टाइम जेएस का एक ट्राई करेंगे प्रोजेक्ट। उसके लिए जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ उसका मैं आपका लिंक भेज देता हूँ। यूनिकर्नल की ये गेट इट स्टार्टेड रन टाइम जेएस की गाइड है, वो मैं आपको चैट पे भेज देता हूँ। मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अफनान ने कहा सर आप काले नहीं ज्यादा यूज करते हैं, एंड अस पे क्या हुआ है। खैर, मैं कहाँ था, मैं था कि हम अभी अभी हम चेक करते हैं कि हम जो रन टाइम जेएस है उसका यूनिकर्नल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास केमू जो मैंने बताया था, जो टूल सबसे पहले हमने डिस्कस की थी, वो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए वर्चुअल मशीन के लिए, ठीक है। तो वो टूल आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको अपने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उसमें आपको जो अपना पाथ है वो ऐड करना होगा, यूनिकर्नल का, ठीक है, केमू का। तो केमू का पाथ मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो आपको ऐड करना होगा। और वो पाथ जब आप ऐड करोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो कमांड है ये हमारा पाथ ऐड कर देगी, ठीक है। ये जो कमांड है ये हमारा पाथ ऐड कर देगी, ये आप सीएमडी पे लिख लेना, ठीक है। फिर आप अपनी जो सीएमडी है उसे रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एडिट है, तो हम इतना कुछ करते नहीं, हम सिर्फ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, बैक टू कोडिंग, ठीक है। तो हम कोडिंग पे आ जाते हैं वापसी, और हम क्या करते हैं, हम अभी एक रन टाइम जेएस का यूनिकर्नल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डॉकर का फोल्डर बनाया था, अब मैं यूनिकर्नल का फोल्डर बना देता हूँ। यूनिकर्नल का फोल्डर बनाने के बाद मैं इसको टर्मिनल को बंद करके मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमें हमें जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सिंपल है इंस्ट्रक्शन, कोई इतना बड़ा नहीं है। सबसे पहले आपको रन टाइम की CLI चाहिए होगी, ठीक है, रन टाइम जेएस की। npm इंस्टॉल रन टाइम CLI-G, ये आप कमांड लगाओगे जब टर्मिनल पे, तो ये रन टाइम की CLI को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है।
और रन टाइम की CLI हमें इसलिए चाहिए होगी क्योंकि रन टाइम JS को जब हम उसका कंटेनर केमू पे चलाएंगे, केमू पे हम चलाएंगे यूनिकर्नल उसका, सॉरी, तो हमें ये रन टाइम की CLI मदद करेगी उसे चलाने में। ठीक है, हमें पास सेट करना होगा और ये CLI इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं फिर भी इंस्टॉल कर देता हूँ। आप लोग ये कमांड चलाओ और अपने पास रन टाइम CLI इंस्टॉल करो, और आई होप आपके पास केमू इंस्टॉल्ड होगा और उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू जो भी आप लोग हो विंडोज पे ही काम करते हो, तो आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप गाइड देखोगे तो ठीक है, गाइड के हिसाब से ही हम फॉलो कर रहे हैं, कोई इतना हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। हमें हमें सबसे पहले npm init करना होगा, क्योंकि हमने हमने पहले ही डिस्कस किया था कि npm init क्या करता है, हमारा प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है Node.js पे। एक मिनट, मैं किसी और जगह पे हूँ, सॉरी। ठीक है, हम यूनिकर्नल वाले फोल्डर में हम npm init कर देते हैं। हमने npm init किया और हम वही जो हम कर रहे थे पहले, एंटर एंटर करके, और हम इसको यस कर देते हैं। ठीक है, हम पिछला वाला ही काम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, तो इजीली काम हो जाएगा। तो एक और फाइल बनानी है आपको index.js की यूनिकर्नल के फोल्डर में। ठीक है, और इस पे हम console.log कर देते हैं कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हम console.log कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अब एक यूनिकर्नल बनाएंगे जो कि हेलो वर्ल्ड में हमें लॉग करके दिखा देगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमने पहले कंटेनर भी ऐसे ही बनाया था, अब हम यूनिकर्नल बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक लाइब्रेरी है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रन टाइम जेएस। रन टाइम जेएस की लाइब्रेरी, रन टाइम जेएस जो हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो रन टाइम जेएस वालों का प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको कमांड में भेज देता हूँ चैट पे। और ये पास सेट कर लेना आप लोग, और ये कर लेना। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें सिर्फ हमने यूनिकर्नल का फोल्डर बना दिया, हमने उसको इनिट कर दिया, और हमने index.js की फाइल बना दी। package.json में हमें एक काम करना होगा, हमें पहले तो हम इंस्टॉल कर देते हैं रन टाइम जेएस को, npm इंस्टॉल रन टाइम जेएस माइनस माइनस सेव, जो कि मैंने कमांड आपको भेजी, जो कि रन टाइम जेएस को इंस्टॉल कर देगी। हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, ये इंस्टॉल कर ले तो हम आगे का काम शुरू करें। ठीक है, तो इसने रन टाइम जेएस को इंस्टॉल कर दिया, और और अभी हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि हमने जो पहले ही किया था, package.json में जाके हमें स्टार्ट करना होगा, और हम लिखेंगे npm node और index.js। तो ये क्या करेगा कि package.json में जो हमारी index.js की फाइल है उससे चला देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने रन टाइम जेएस को इंस्टॉल किया। पहले तो रन टाइम जेएस की CLI इंस्टॉल की। ठीक है, CLI जो हमने ग्लोबली इंस्टॉल की, -g की साइन से, वो ग्लोबली की साइन है, मतलब वो चलाएगा रन टाइम जेएस को। ठीक है, उसके बाद मैंने रन टाइम जेएस इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया। मैंने कहा कि भाई ये जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, और आप इसका जो यूनिकर्नल है वो रन टाइम जेएस का यूनिकर्नल चला। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैंने फिर आपको कमांड चलानी है, रन टाइम स्टार्ट। रन टाइम स्टार्ट की कमांड जब आप चलाओगे, ये मैंने प्राइवेट में ही किसी को भेज दिया, रन टाइम स्टार्ट। जब आप रन टाइम स्टार्ट की कमांड चलाओगे, तो वो रन टाइम का जो यूनिकर्नल का जो रन टाइम डॉट जेएस का वो है यूनिकर्नल है, उसे स्टार्ट कर देगा। आप देख रहे हो मेरे पास इसने स्टार्ट कर दिया, और इसने हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर दिया है। तो ये है यूनिकर्नल टेक्नोलॉजी। ठीक है,
यूनिकर्नल टेक्नोलॉजी कंटेनराइजेशन के बाद आती है और वो ये काम करने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने कंटेनराइजेशन की चीज़ों की और कैसे हमने यूनिकर्नलाइज किया। तो यूनिकर्नलाइज करने के लिए आपको सिर्फ देखना होगा कि अगर आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है, आप किस लैंग्वेज पे करना चाहते हो, और उसका प्रोजेक्ट ढूंढना होगा और देखना होगा कि वो क्या वो है भी या नहीं, वो प्रोजेक्ट अवेलेबल है भी या नहीं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए रन टाइम जेएस अवेलेबल है, तो हमने ये काम कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। खैर, हमने ये देखा कि कैसे रन टाइम जेएस हमने हमने ट्राई किया रन टाइम जेएस, और रन टाइम जेएस चला के देखा। हमने ये देखा कि कैसे वो यूनिकर्नलाइज हुआ। तो एक और आपके लिए एक टिप है, मतलब एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यूनिकर्नल को कभी भी प्रोडक्शन पे ट्राई मत करना, मतलब कभी भी डिप्लॉय करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं है। ठीक है, वो अभी तक उनकी उनकी इसकी डेवलपमेंट प्रोडक्शन के हिसाब से चल रही है, इसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो खैर, ये हमारा फाइनल हाँ टॉपिक होगा, जिसमें अब हमने हमने क्या किया, हमने अभी वर्चुअल मशीन कवर की, देखी थोड़ी बहुत, कंटेनर देखे, यूनिकर्नल देखे। इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या फर्क है, कि क्यों वर्चुअल मशीन से हम कंटेनर पे आए, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पे, अब हम यूनिकर्नल पे आना चाह रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वर्चुअल मशीन में हमारे पास हाइपरवाइजर होता है, और वो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बना देता है, और उसमें हम हमारी ऐप एक एक करके 1 बाय 1 ऐप चल रही होती है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी ने ये किया कि उसने डॉकर का इंजन लगा दिया, और मतलब ओएस का कर्नल और डॉकर का इंजन लगा दिया, और उस पे उसने कंटेनर बनाना शुरू कर दिया। इससे ये फायदा हुआ कि हमारी जो ऐप है, अभी हमें डिफरेंट वर्चुअल मशीन खरीदने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक ही कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम यूनिकर्नल्स पे आ गए। हमने ये देखा कि यूनिकर्नल में ये हुआ कि यूनिकर्नल में भी हाइपरवाइजर था, यूनिकर्नल वर्चुअलाइजेशन कर रहा है, जो कि हम केमू से कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो यूनिकर्नल में भी हाइपरवाइजर है, पर यूनिकर्नल ने क्या किया, उसने बिल्ड बना दिया चीजों का। उसने बिल्ड बना के कर्नल का भी, इवन यूनिकर्नल इतना इतना स्टेबल है कि वो कर्नल का भी बिल्ड बना देता है। ठीक है, जितना कर्नल का कोड चाहिए होता है उसका भी बिल्ड। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे लिनक्स का कर्नल हो गया या विंडोज का खुद का कर्नल हो गया, वो हमें वो ऐसा समझे एक मिडिलवेयर होता है। इवन यूनिकर्नल उसका भी बिल्ड बना देता है। ठीक है, ये कंटेनर नहीं कर सकता, ये वर्चुअल मशीन नहीं कर सकती, ये यूनिकर्नल कर सकता है। ठीक है, तो फाइनल थॉट मेरी यही है कि हमने ये देखा कि हाउ वर्चुअल मशीन्स वर्क, कैसे काम करती हैं। वर्चुअल मशीन मैंने चला के भी आपको दिखाई। हमने ये देखा कि डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, डॉकर कंटेनर्स कैसे काम करते हैं। हमने कंटेनराइजेशन किया अपनी एप्लीकेशन को, नोड जेएस ऐप को, और हमने कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन देखी। हमने ये देखा कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है। हमने हमने ये भी देखा कि एग्जाम्पल कोड बेस देखी है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कहाँ यूज होती है। हमें ये पता चला कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक चीज है जहाँ पे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि यूनिकर्नल टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूनिकर्नल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और यूनिकर्नल टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हमने थोड़े बहुत, और हमने रन टाइम जेएस फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ठीक है, रन टाइम जेएस कैसे काम करती है हमने ये देखा, और हमने उसको केमू के इंजन पे चलाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और आप ये चीजें जरूर ट्राई करोगे। एटलीस्ट यूनिकर्नल तो नहीं, पर डॉकर कंटेनर तो जरूर ट्राई करना ये, क्योंकि आजकल बहुत बूम पे, और डॉकर कंटेनर कोई नॉलेज होना बहुत लाजमी है, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर खैर हाँ, तो अगर आप वैसे आपने, मैंने पहले ही बताया कि मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेंटोर विदाउट बॉर्डर एज मेंटोर, ठीक है, तो आप, मेरा ये ईमेल एड्रेस है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और अपन फिर मैं आपका जो ईमेल है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप एज अ मेंटोर ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे खुशी होगी कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से और मेरान यूनिवर्सिटी से कुछ मेंटोर जाएं मेंटोर विदाउट बॉर्डर्स में। मेंटोर विदाउट बॉर्डर जो है वो काम कर रही है, वो मेंटोरशिप देती है, फ्री मेंटोरशिप। ठीक है, वॉलेंटियर वर्क है, ये फ्री मेंटोरशिप है, तो आप फ्री मेंटोरशिप भी दे सकते हैं। इससे ये होगा कि मेंटोरशिप देने से आपकी खुद की स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप सिखाओगे जब ही तो आप अच्छा सीखोगे। ठीक है, तो आप मुझे Vivek@mentors without borders पे मेल कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको ज्वाइन करना हो आप मुझे मेल कर देना।